Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about demand. तो हम एक playlist बना रहे हैं जिसमें we are making which we are studying the concepts of microeconomics specifically for the students of graduate level BBA BCom के level की economics है ये. तो हम microeconomics की पूरी playlist बना रहे हैं in which we will cover all the topics. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो पूरा कोर्स करिकुलम है उसके सारे टॉपिक्स मैं यूनिट वाइज कवर करूँ अभी तक. सो वी आर राइट नाउ ऑन यूनिट 1 जिसमें हमने कवर किया है द फर्स्ट वीडियो जो आया था विच वॉज बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, जो आपके कुछ बेसिक डेफिनेशंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ा है हमने. और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में. डू वॉच दैट वीडियो. एक एक कॉन्सेप्ट एक एक ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिमांड बेसिकली क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ भी यहाँ पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. सो आई होप यू लाइक इट. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं अबाउट डिमांड. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. बिल्कुल स्क्रैच से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th ऑल्सो, जो 12th ऑल्सो, जो पहली बारी डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं. आई ट्राई कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए. ऑल राइट, मूविंग अहेड. सो डिमांड बेसिकली क्या है, अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करूँ या ऑफिशियल टर्म में बात करूँ, डिमांड इज़ बेसिकली डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस. किस प्राइस पे कितनी डिमांड है उसे हम इकोनॉमिक्स में डिमांड कहते हैं. राइट. सेट्रस पैरिबस का मतलब होता है कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट. क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं. वी स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट्स. हम मैक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम जब किसी एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि सब कुछ मार्केट में कांस्टेंट चल रहा है. आई नो इट्स हाइपोथेटिकल, लेकिन जब किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानना पड़ता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट हमें किस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की जो परचेज करने की क्षमता है वो सेम रहेगी. प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिलेटेड कमोडिटीज़ होती क्या हैं. बट रिलेटेड कमोडिटीज़ नाम से पता चल रहा है ऐसी कमोडिटी जो कि मेरी कमोडिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड कार, इनका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है. तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी भी कांस्टेंट रहेगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स की चॉइसेस सेम रहेंगी. ओवर द टाइम उसकी चॉइसेस चेंज नहीं हो रही हैं. प्राइस एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर, कभी कभी हमें पता होता है कि फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होने वाले हैं, उसके बेसिस पे भी हमारी डिमांड मॉडिफाई हो सकती है. तो हम ये मान के चल रहे हैं प्राइस एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हो रही हैं. एंड एनी अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है अदर देन प्राइस ऑफ माई कमोडिटी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा हम मान के चलेंगे कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. इसे हम बोलते हैं सेट्रस पेरिबस. तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या डिमांड की डेफिनेशन आप लिखेंगे, यू ऑलवेज हैव टू मेंशन सेट्रस पेरिबस अलॉन्ग विद दिस. दैट मीन्स यू आर अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट. ऑल राइट, मूविंग अहेड. तो डिमांड में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. इट्स बेसिकली डिज़ायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस. अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं. डिज़ायर, डिमांड बेसिकली कैसे बनती है. डिज़ायर, मुझे कोई चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट और आई नीड इट, देन दैट इज़ अ डिज़ायर. तो यहाँ पे एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे मर्सिडीज़ कार बहुत पसंद है, सो आई डिज़ायर मर्सिडीज़, आई वॉन्ट दैट कार. ठीक है, सो देयर इज़ अ डिज़ायर. सेकेंड कम्स एबिलिटी. क्या मर्सिडीज़ परचेज करने के लिए मेरे पास पैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज़ मार्केट में 1 करोड़ की है. क्या 1 करोड़ रुपीज़ मेरे पास इस टाइम है. डू आई हैव द एबिलिटी टू परचेज इट. इफ़ येस देन येस, एबिलिटी वाला पार्ट भी चेक हो जाता है. इफ़ नो तो मतलब मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है. राइट. लेट्स से मेरे पास डिज़ायर है मर्सिडीज़ परचेज करने की, एंड लेट्स से कि मेरे पास अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करके मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ हैं. तो मेरे पास एबिलिटी भी है टू परचेज मर्सिडीज़ कार. बट द लास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलिंगनेस. क्या मैं वो 1 करोड़ रुपीज़ पे करने के लिए रेडी हूँ. मेरे पास हो सकता है 1 करोड़ रुपीज़ हो, बट क्या मैं वो अपनी लाइफ की एंटायर सेविंग इस एक कार पे स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ. इज़ देयर अ विलिंगनेस टू पे फॉर इट. इफ़ येस देन यू हैव डिज़ायर, ability and willingness, then that combined becomes the demand. अगर इसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट या कोई भी एक कंटेंट नहीं है then it will not be a demand. So demand is desire plus ability plus willingness. हो सकता है आपको प्रोडक्ट चाहिए, हो सकता है उसके लिए आपके पास पैसे हैं,
but you are not willing to pay that much amount, then that is not a demand. Any of the concept if it is absent, then it is not a demand. तो ये बहुत ही अच्छा concept है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है demand को explain करने का. So this desire plus ability plus willingness. Moving ahead, अब यहाँ पे जब टैबुलर फॉर्म में, यहाँ आप टेबल देख सकते हैं, टेबल में देयर इज अ प्राइस एंड अ डिमांड. तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी डिमांड है. दैट मीन्स अगर किसी कमोडिटी का, लेट्स से एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर 25 रुपीज़ है, तो बिल्कुल भी लोग इसे परचेज करना नहीं चाहते. अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर उसका प्राइस गिर के 20 रुपीज़ हो जाता है, देन 5 यूनिट्स की डिमांड आती है. 15 प्राइस पे 10 यूनिट्स की डिमांड आती है. तो जब इस टेबुलर फॉर्म में हम डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, then that is called a demand schedule. It refers to the table that shows different quantities of X that are demanded at different prices. तो इस टेबुलर फॉर्म को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं. और जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि 15 रुपीज़ पे 10 क्वांटिटीज़ ऑफ X डिमांड करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है. सो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड एट स्पेसिफिक प्राइस. तो अगर पूरा टेबल शो कर रहे हैं तो उसे डिमांड शेड्यूल बोलेंगे, और किसी पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसे क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे. क्लियर? मूविंग अहेड, अब आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. अभी जो हमने पढ़ा था वो लेट्स से एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था. फॉर एग्जांपल फॉर पर्सन ए, एक पर्सन ए के लिए अगर ये प्राइस चल रहा है तो वो इतनी क्वांटिटीज़ डिमांड करेगा. बट मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, इट इज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ एक्स डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट. सभी बायर्स की अगर डिमांड को मैं प्लस कर दूंगी तो वो बन जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो वो कैसे बनेगा? सपोज़ ये आपके सामने शेड्यूल है, यहाँ पे शेड्यूल आपको ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन तीनों का इंडिविजुअल दिया हुआ, राइट. फॉर एग्जांपल ये जो पहला वाला है ये ए पर्सन का शेड्यूल है. ए पर्सन 25 पे डिमांड नहीं करता है, 20 पे 5 यूनिट्स लेता है, 15 पे 10 यूनिट्स लेता है. सिमिलरली बी पर्सन का शेड्यूल है, सिमिलरली सी पर्सन का शेड्यूल है. अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देती हूँ तो मुझे मिलता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. यानी कि 25 रुपीज़ पे मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, 20 रुपीज़ पे मार्केट में 5 यूनिट्स की डिमांड आती है, 15 रुपीज़ पे मार्केट में 15 यूनिट्स की डिमांड आती है, और अगर ये कमोडिटी फ्री कर देते हैं यानी कि 0 प्राइस पे तो मार्केट में 60 यूनिट्स की डिमांड आती है. थिंग्स लाइक दैट. तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को प्लस करेंगे, कीप वन थिंग इन माइंड, हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड करते हैं, प्राइजेस को ऐड नहीं करेंगे, राइट. क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड करेंगे, वी गेट द मार्केट डिमांड शेड्यूल. मूविंग अहेड, अब बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में. तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है. जब तक शेड्यूल नहीं होगा हम कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते. तो ये रहा शेड्यूल. दिस इज द सेम शेड्यूल दैट वी हैव सीन इन द अर्लियर स्लाइड्स. तो अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ ऑन द ग्राफ, अगेन जब भी आप इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में या कहीं पे भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऑलवेज लेबल एवरीथिंग. यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं और दोनों को लेबल किया है. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस. ज़रूर उसे आपने लेबल करना है. तो यहाँ पे हमने अलग अलग यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है और ये हमने पॉइंट्स बना दिए, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए पहले से. फॉर एग्जांपल 25 प्राइस पे, इफ़ आई शो यू लाइक दिस, जस्ट सेकेंड, हाँ 25 पे 0 यूनिट्स डिमांडेड हैं तो ये वाई एक्सिस पे बनेगा. 20 रुपीज़ पे 5 यूनिट्स डिमांडेड हैं, देन 15 पे 10 यूनिट्स डिमांडेड है. इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया है, और जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी वी गेट द डिमांड कर्व, राइट. तो डिमांड कर्व क्या बन जाता है? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल. जब आप डिमांड शेड्यूल यानी कि एक टेबल को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, राइट. अब यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. डिमांड कर्व, इट इज़ द ग्राफ, ये एक ग्राफ है, which shows the relationship between price and the quantity demanded within a specific time frame. ये एक बेसिक डेफिनेशन है. मतलब हम कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम एक टाइम फ्रेम मान के चलते हैं. क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि चीज़ें कांस्टेंट हैं, एंड चीज़ें कांस्टेंट हम मान सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली. फॉर एवर कभी भी कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, राइट. सो इट इज़ अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. ये बहुत हमारी हेल्प करता है प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को समझने के लिए.
अगेन बिफोर आई गो फर्दर आई विल शो यू, जैसे इस ग्राफ के थ्रू पता चल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, इट गोज़ लाइक दैट। सो डिमांड कर्व हमारा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। यहीं से बनता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेम डेफिनेशन है, बट जस्ट यू हैव टू ऐड वन थिंग, इट इज़ अ ग्राफ दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, दैट्स ऑल। इसमें सिर्फ एक ये पार्ट ऐड करना है, जब एक पर्सन का हम डिमांड शेड्यूल समझ रहे हैं तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं। और यहीं पे अगर हम मार्केट में सभी इंडिविजुअल के डिमांड कर्व्स को ऐड कर देते हैं, वी गेट द मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज़ अ ग्राफ दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट at different levels of prices at a particular period of time, then that is called market demand curve. और इसे ड्रॉ कैसे करते हैं? इट इज़ नथिंग जस्ट द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड। जब सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आएगा। ये कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास ए, बी और सी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और इन तीनों को प्लस करके मैंने यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखाया। सॉरी, दिस इज़ द मार्केट शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और मार्केट डिमांड शेड्यूल, दोनों चीज़ें हैं। तो अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्रॉपर तरीके से लेबल करें। अब पहले हम ड्रॉ करेंगे ए का डिमांड कर्व, यानी कि ए का क्या था, 25 पे 0, 20 पे 5, इफ़ आई शो यू इट्स, ये है ए का इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया डी ए, ठीक है। अब हम बी का डिमांड कर्व शो करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि बी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ए से काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि 20 रुपीज़ पे ए 5 यूनिट्स डिमांड करता है, लेकिन बी यहाँ पे भी 0 यूनिट से डिमांड कर रहा है। तो बी का डिमांड कर्व ए की डिमांड कर्व से नीचे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ द डिमांड कर्व ऑफ बी, द ग्रीन कलर लाइन। सिमिलरली सी का डिमांड कर्व भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, द येलो कलर लाइन इज़ द डिमांड कर्व ऑफ सी। अब इन तीनों को प्लस करना है। देखो इस तरीके से डिमांड कर्व बन रहा है। सी 20 रुपीज़ तक जो मार्केट का डिमांड कर्व है वो ए से कोइंसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 20 रुपीज़ तक बी और सी की डिमांड 0 है, यानी कि 20 रुपीज़ तक मार्केट में सिर्फ ए की ही डिमांड है। तो मार्केट डिमांड कर्व 20 रुपीज़ तक, 25 और 20 रुपीज़ तक ए के डिमांड कर्व के ऊपर कोइंसाइड करेगा। जैसे ही प्राइस 20 से कम होता है, बी और सी भी मार्केट में आकर डिमांड करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मार्केट डिमांड कर्व ए से डेविएट हो जाएगा, एंड हेयर यू कैन सी दिस इज़ हाउ द मार्केट डिमांड कर्व लुक्स लाइक। इसमें बेंड्स हो सकते हैं। प्रैक्टिकली भी मार्केट डिमांड कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बट इट इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आपका मार्केट डिमांड कर्व बनता है, और ये एक हॉरिजॉन्टल समेशन है। क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे दिखाया है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मैंने आपको बताया है हम डिमांड को प्लस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिमांड है, उससे प्लस कर रहे हैं, इसीलिए आपका मार्केट डिमांड कर्व इज़ दी हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा मतलब आई थिंक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, writing the definitions might be a little difficult, but concept wise this is how it works. All right, moving ahead. All right, and next लॉ ऑफ डिमांड। फाइनली पूरा डिमांड पढ़ने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब रूल ऑफ डिमांड। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस द डिमांड विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ceteris paribus, that means keeping things other than price constant. अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो पहले प्राइस में चेंजेस आएंगे फिर डिमांड में चेंजेस आएंगे। दैट मीन्स पहले प्राइस चेंज होगा, उसके रिस्पॉन्स में हमारा डिमांड का बिहेवियर आएगा। सो प्राइस इज़ एन इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड डिमांड इज़ अ डिपेंडेंट फैक्टर। इस डेफिनेशन को आप उल्टा नहीं लिख सकते हो। सो इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस demand will change in the opposite direction. This is not possible vice versa. आप ये नहीं कह सकते that if the demand changes, price will change in the opposite direction. ऐसा नहीं है. But law of demand says if the price of the commodity changes, the demand will move in the opposite direction given everything else is constant. तो if
as you can see, if the price rises, demand will fall, and if the price falls, demand will rise. These are inversely related to each other. ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड की सबसे बड़ी मेजर अजम्पशन क्या है? दैट व्हेन वी से अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है और चीज़ें जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं वो हमारी कांस्टेंट रहती हैं. उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं? जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जाहिर सी बात है, अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई इफेक्ट आता है तो उसकी डिमांड चेंज होती है. प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अदर देन प्राइस. तो इन चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और इन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो दिस वॉज अबाउट फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे हमने डिमांड का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन किया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, ceteris paribus, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स. आई होप दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. In the next video, we are going to talk about determinants of demand. So I hope you like the video. I hope you have understood the concepts. Till then, keep learning. Thank you so much.